प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हैं, पान की दुकान से जाकर के बनारसिया पान खा रहे हैं और ये सब कुछ उनसे चुनाव करवा रहा है। तस्वीरें आपने देखी होंगी जिसमें मोदी जी दुकान पर बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं, वो भी कुल्हड़ वाली, और बगल में बैठा बनारसी आदमी एकदम मोदी जी को भाव नहीं दे रहा है, अपनी मोबाइल में झांके जा रहा है। उसके अलावा मोदी जी की पान खाने वाली तस्वीर भी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो मसला यह है कि 7वें चरण के चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। उत्तर प्रदेश में आखिरी चुनाव है और यहां से डिसाइड हो जाएगा, जिसका कोई नफा नुकसान हो रहा होगा वो यहां पर आकर के सेटल होना है। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी अपने तमाम स्टार प्रचारकों के साथ 7वें चरण को साधने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक और इसके अलावा दाएं बाएं जितने भी नेता हैं सभी लोग यहां पे जोर लगा रहे हैं। 7वां चरण अपने आप में दिलचस्प है। 7वां चरण में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण दूसरे नजर आ रहे हैं। समीकरण ऐसे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, बल्कि ये इस इलाके की तासीर की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं कि ये इलाका कभी किसी की बपौती नहीं रहा है। अपने हिसाब से वोट करता है, अपने रंग से वोट करता है और जम करके जातीय समीकरण देखता है और उस पर वोट करता है। और भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े चेहरों को ला करके कोशिश यही कर रही है कि जो जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं आ रहा है उसको साथ में ले लिया जाए, और वो भी जाति के नाम पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और एक जो धार्मिक पोलराइजेशन वाला मामला भारतीय जनता पार्टी का है उस तरीके से। और अगर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी आज शाम को 6 बजे तक चुनाव है, और अगर भाजपा को लगता है कि हम जाति वाले कॉलम में पीछे पड़ रहे हैं तो कुछ खास करना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ इतना ही कहना है कि भाइयों बहनों, आपने एक ओबीसी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वो मौका दिया है, साथ दीजिए, हम अब साथ में मिल करके कल्याणकारी काम करेंगे अपने ओबीसी भाई बंधुओं के लिए। इसके बाद तो आप जानते हैं कि समीकरण क्या होगा। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कार्ड चला नहीं है, लेकिन अगर भाजपा को लगता है कि जाति के आधार पर पिछड़ गई है तो चल भी सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो समीकरण में है, जिनको इस चरण में समझना जरूरी है वोटिंग से पहले। आइए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सभी सियासी दलों ने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पूरी ताकत झोंक रखी है। काशी में आखिरी चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। काशी का जिक्र इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां से सांसद इस इलाके से है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से यहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसलिए भी काशी का चुनाव ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री आखिरकार प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर यहां की सीटों पर ऊंच नीच होता है कुछ भी मामला, तो वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री की जो इमेज होगी उस पर डेंट होगा। काशी में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, मगर हर किसी की जो एक नजर कहते हैं कि 7वें चरण का जो सेंटर है, जहां क्रीम निकल रही है, वो काशी की दक्षिणी विधानसभा सीट है। क्यों? क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, इसी विधानसभा में आता है। बाकी 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़ से बनारस तक जो है, वाराणसी तक 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7 मार्च को मतदान होना है। बाकी इस बार पूर्वांचल के सियासी हालत थोड़े से बदले हुए हैं। बदले कैसे हुए हैं? सुभाषपा इस चरण में मजबूत नजर आती है कहा जाता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की शक्ल इस बार देख करके लग नहीं रहा है कुछ मजबूत है, लेकिन फिर भी समीकरण यही कहते हैं कि सुभाषपा यहां पर मौजूद है। पिछली बार भाजपा के साथ में थी, अब की बार सपा के साथ में है। तो इस वजह से थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, जो जातीय गणित है सपा ने बेहतर साधा है और 7वें चरण में बसपा का भी अच्छा खासा जनाधार है। तो एक तरीके से मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है और जिसकी दम पर वो लोग भी जीत आस लगा रहे हैं। लेकिन एक और चीज बन रही कि अगर समाजवादी पार्टी का जातीय समीकरण मजबूत है, बसपा का जातीय समीकरण मजबूत है, तो दोनों की जो जातियों का टारगेट है वो एक ही वर्ग है। तो इस वजह से वोटों का जो बिखराव होगा उसका दोनों पार्टियों को नुकसान हो सकता है और ऐसी जो बिल्ली वाली बांट बंटने की स्थिति है, ऐसे में चालाक बंदर यानी भारतीय जनता पार्टी आसानी से वोट निकाल करके ले जा सकती है। यह प्रेडिक्शन बनता है अगर दोनों पार्टियां मजबूती से जातीय समीकरण पर यहां चुनाव लड़ती हैं, उस समीकरण को साधती हैं।
और अगर 2017 की बात करें तो 2017 में एक अपवाद हुआ था। 36 सीटें जब भाजपा ने जीती थी तो जातीय समीकरण एकदम से धरातल पर नहीं था, किसी कहीं काम नहीं आया था, लेकिन 2017 को अपवाद के तौर पर देखा जाता है क्योंकि यहां पर जातीय समीकरण 90 के दशक से हमेशा से प्रभावी रहता है। आपको सीटों का अगर थोड़ा सा समीकरण समझाएं वहां पर, तो भाजपा को 29 मिली थी इस चरण में, अपना दल को जो कृष्ण एस वाली है यानी अनुप्रिया पटेल वाली, उसको 4 मिली थी, सुभाषपा को 3 मिली थी और सपा को 11, बसपा को 6 और निषाद पार्टी 1 सीट जीती थी। अब यहां पर एक चीज है कि सुभाषपा जो 3 सीट जीती थी उतने से 5 से 8 गुना ज्यादा सीटों पर सुभाषपा ने भाजपा को जीत दिलवाई थी, इस वजह से थोड़ा सा फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन निषाद पार्टी का जो खिसकना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो उस वजह से माना जा रहा है कि वो जो वोट इधर गया है निषाद पार्टी उसको वापस लेकर के आ रही है, जो ओम प्रकाश राजभर लेकर के चले गए हैं। लेकिन फिर भी समीकरण थोड़े से ऊंचे नीचे हर पार्टी के लिए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, या एक तरीके का कहें कि जो समझ में आ रहा है देखने पर, जिस तरीके के जातीय समीकरण गढ़े जा रहे हैं उसमें हम ये मान सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अच्छा समीकरण बना करके चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जिस जाति वर्ग को वो टारगेट कर रही है वही टारगेटेड जाति वर्ग बसपा का भी है, और दोनों यहां पर 7वें चरण में कम से कम बेहद मजबूत है। तो इन दोनों में वोट बटेंगे, और अगर मजबूती के साथ बसपा लड़ जाती है तो यहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। और ऐसी स्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर वर्ग है वो अनछुआ है, चाहे वो अपना दल हो, अपना दल को ना किसी भी सूरत में बहुजन समाज पार्टी ले जा सकती है, अपना दल का जो वोट वर्ग है पटेल, ना ही उसको समाजवादी पार्टी ले जा सकती है, ना बसपा ले जा सकती है। इसके अलावा निषादों के साथ भी वही है, उसको ना ही बसपा ले जा सकती है ना ही सपा ले जा सकती है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जो पारंपरिक वोट बैंक है वो तो है ही। तो इस तरीके से भाजपा इस रेस में थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है अगर बसपा मजबूत हो। अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश चुनाव पर लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश जी थे। शुक्रिया।